हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चतुराई शब्द दिया गया है तो इसमें देखेंगे आई प्रत्यय हो जाएगा। आई प्रत्यय दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जो उपसर्ग होते हैं वह शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। अगला प्रश्न है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द दिया गया है और यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग आगे ही लगा होता है शब्दों में, तो इसमें अति हो जाएगा। अति उपसर्ग हो जाएगा और अति उपसर्ग डी वाले में दिया गया, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, गुडा केस का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडा का धन ईस से आपका बनेगा गुडा केस बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिग्भ्रम उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दिग धन भ्रम से आपका यहाँ पे दिग्भ्रम बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में लघु स्वर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका यहाँ पे अ दिया गया, अ आपका क्या है, लघु स्वर है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, यहाँ पे जो क वर्ग होता है, क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे च वर्ग। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह होता है तालु होता है, या तालव्य भी बहुत जगह लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे च वर्ग में ही छ भी आता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया तालु किसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तो यहाँ पे छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा और भी हैं जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे आपका ट वर्ग है। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह मूर्धा या मूर्धन्य होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है त वर्ग। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यह आपका यहाँ पे दंत होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है प वर्ग। प वर्ग में जो भी 5 वर्ण है सभी का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठी होगा। तो इन सब को याद रख लेंगे, यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ए, और जो ए है इसका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? देखिए 2 होता है, एक तो होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण होता है। जो अल्प प्राण होता है उसमें देखेंगे वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ड आ जाते हैं, और जो आपका यहाँ पे महाप्राण होता है उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं। तो देख लेंगे किस में दिया गया है, दूसरा और चौथा किस में दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे स्पर्श व्यंजन दिया गया। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं या स्पर्शी व्यंजन है उनका यहाँ पे क से लेकर के म तक के, क से लेके म तक के बीच में जो भी वर्ड आते हैं या जो क म है यह भी उसी में शामिल रहता है। तो यह आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है और इनकी संख्या यहाँ पर है 25 है। यह पॉइंट याद रखेंगे। पूरा यहाँ पे क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। तो यहाँ पर देखेंगे जो क च प द दिया गया है यह वाला पूरा आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का समूह है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो गिरधर शब्द दिया गया है यही आपका क्या है, योग रूढ़ शब्द, ए वाला राइट आंसर है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि दिया गया है। गीत धन अंजलि से बनेगा गीतांजलि, और यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया है, डी वाला आपका राइट आंसर है, गीत धन अंजलि से गीतांजलि।
अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पहला पद। इसमें देखेंगे तो संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रति हो जाएगा, प्रति उपसर्ग होगा। उपसर्ग के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि शब्दों में आगे ही लगे होते हैं, शब्दांश होता है, बी वाला राइट आंसर है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखेंगे जो क है, इसमें जो प्रत्यय है वह क हो जाएगा तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नया, यहाँ पे दिया गया है और इसी का यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, तत्सम रूप पूछा गया है तो नव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की कपाट का तद्भव शब्द है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपाट का जो तद्भव होता है वह किवाड़ होता है। किवाड़ देखेंगे कहाँ पे दिया गया है, बी वाले में है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाठी। जो लाठी शब्द है यह आपका क्या है, देशज शब्द है तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो आपका कूपन शब्द दिया गया है यह विदेशी के अंतर्गत आता है, विदेशी शब्द है तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे वह शब्द दिया गया है यह क्या है, सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं वही तो आपका सर्वनाम है तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में विशेषण शब्द है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आयत लोचना शब्द है यह विशेषण शब्द है तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लिखवाना। जो लिखवाना है यह आपका प्रेरणार्थक क्रिया है तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में अव्यय है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो मानो दिया गया है यही आपका क्या है, अव्यय हो जाएगा। अव्यय का मतलब होता है कि जिसपे लिंग वचन का प्रभाव न पड़े तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। आग शब्द का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची वैश्वानर भी होता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, अग्नि भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट कि उद्यम का विलोम शब्द है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उद्यम का हो जाएगा। उद्यम का मतलब होता है एक तरह से मेहनती होता है तो यहाँ पे इसका जो विलोम क्या होगा, आलसी हो जाएगा तो आलस्य होगा तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर। उद्यम का मतलब होता है मेहनत। अगला है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से अतीन्द्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो तो अतीन्द्रिय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि लोभ और लोम शब्द युग्म का सही अर्थ है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लालच और रोम हो जाएगा। लोभ दिया गया, लोम दिया गया, लोभ का मतलब होगा लालच, लोम का मतलब होगा रोम। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। कौन सा शब्द अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से, इसमें देखेंगे जो दूध है, दूध आपका यहाँ पे अनेकार्थक श्रेणी का नहीं है तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे आपका जो निरपराधिनी दिया गया है इसी की यहाँ पे वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबका सब गलत लिखा गया है। अत्यधिक होता है और यहाँ पे निरोग होता है और अभ्यंतरिक होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है वह है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द्वारका होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, द्वारिका लिखा गया, द्वारिका नहीं होता द्वारका होता है तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में संबोधन कारक का प्रसर्ग कौन सा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भो हो जाएगा। भो में देखेंगे जो यह लगा है इसकी बात किया जा रहा है तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कैमरा शब्द, कैमरा हो जाएगा पुल्लिंग वाचक, ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों से एक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डोर, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने शिक्षक का बहुवचन होगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिक्षक का हो जाएगा शिक्षक गण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। कवि का बहुत बार पूछा जाता है तो कवि वृंद होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल कौन सा होगा यह पूछा जा रहा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान।
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, जब संदेह होगा तो वहाँ पे संदिग्ध होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पे भाववाच्य होगा। मोहन से चला नहीं जाता, इसका मतलब है कि भाव के अनुसार क्रिया लगी हुई है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब है गलत पूछा जा रहा है, गलत यहाँ पे परमार्थ लिखा गया है जो कि गलत लिखा गया है, तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाद बिंदु कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से बी वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें भी थोड़ा डाउट है, बाकी यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा, मूंग की दाल खाने वाला यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ कमज़ोर, तो सी वाला राइट आंसर है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, इसमें लोकोक्ति कौन सी है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है यह आपका लोकोक्ति है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी के क्या है मुहावरे हैं। मूल की शब्दाभिव्यक्ति का क्रम ज्यों का त्यों का अनुवाद कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शब्दानुवाद हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कन्नौजी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हेरिटेज के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कृष्णा सोबती, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ए वाला राइट आंसर है। निम्न में भक्ति काल का कवि कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कबीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सरदार पोड़ सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यामा किसकी रचना है, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ पे यामा हो जाएगा महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड बताना है कि 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, ये कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। और अगर यूपी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे जीके है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आप लोग यूपी बीट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से 25 तक का 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सब सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा, और आपको सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है, जैसे करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।